बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, होम्योस्टेसिस को, होम्योस्टेसिस के ऑब्जेक्ट्स को देखा, उनके मकासद को देखा कि होम्योस्टेसिस किस तरह मेंटेन की जाती हैं। हमने डिफरेंट उसके पॉइंट को डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। ये भी इंट्रोडक्शन में ही आता है टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस। अब कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म तो होगा जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा होगा। अब वो कौन कौन सा मैकेनिज्म है जो कंट्रोल कर रहा है होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस आप सब जानते हैं, बरकरार रखना इंटरनल इन्वायरमेंट को, चाहे जितनी भी फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाए। और होम्योस्टेसिस जो है वो ग्रीक वर्ड है, मैंने आपको कहा था, जो कि होम्योज है, सेम है, स्टेसिस स्टैटिक को बरकरार रखना होता है। अब हम मैकेनिज्म को दो लेवल पर देख लेते हैं, एक हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर देख लेते हैं और दूसरा हम इसको सेल लेवल पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस को एट ऑर्गेनिज्म लेवल पर देखते हैं। अब एक जानदार है, वो जिस माहौल में रह रहा है उसके इर्द गिर्द का माहौल उसके लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। जो भी बॉडी उसकी चेंजेस लाएगी वो इन्वायरमेंट में, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसमें होने वाली फ्लक्चुएशन की वजह से लाएगी। तो ऑर्गेनिज्म लेवल को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फ्लक्चुएशन का मतलब कमी पेशी होना, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा या टेम्परेचर बहुत कम। इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल में, अफेक्ट थ्री कंपोनेंट्स, वो असरअंदाज हो सकता है तीन कंपोनेंट्स इन द इंटरनल इन्वायरमेंट में। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कमी पेशी होती है तो वो असरअंदाज होगा इंटरनल इन्वायरमेंट में, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में। These three components are water, solute and temperature। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है कि जो भी चेंज, कमी पेशी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रही है वो असरअंदाज बराह रास्त होगी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में। और वो किन कंपोनेंट्स पर होगी? वो वाटर पे हो सकती है, वो सल्यूट पे हो सकती है, नमकियात पर हो सकती है, और टेम्परेचर पे हो सकती है। द मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब वाटर की कमी या ज्यादती से क्या चेंज आना, जो हमने लास्ट में पढ़ा। सल्यूट, जो कि साल्ट की कमी या ज्यादती से क्या चेंज आना। टेम्परेचर की कमी या ज्यादती से क्या चेंज आना। तो उसको मेंटेन कैसे रखना है। अगर इन कंपोनेंट्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं या कम ज्यादा हो रहे हैं तो होम्योस्टेसिस कौन से ऐसे मेथड लेकर आएगा, कौन से ऐसे तरीकेकार लेकर आएगा जिसकी वजह से क्या है कि अंदरूनी माहौल बरकरार रख पाएगा, चाहे बैरूनी माहौल में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस आ जाएं। तो सबसे पहले है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर और सल्यूट को बरकरार रखना। इट इज अ रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी। यहां पर एक बात बताई जा रही है कि जैसे ही पानी या नमकियात में ज्यादती होगी तो एक कंट्रोल सेंटर है, वो एक्शन लेगा, वो मेंटेन करवाएगा, एक टॉलरेबल रेंज तक रखेगा जिसे हम नैरो रेंज कह रहे हैं। अगर वाटर और सल्यूट बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम हो रहे हैं तो तब भी कंट्रोल सेंटर जो होगा वो एक्टिवेट होगा। वो भी क्या करेगा, वो भी एक्टिवेट करने के बाद सिस्टम को कोशिश करेगा कि इनकी मिकदार को बरकरार रखे और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करे। अब जब वाटर हाई होता है और सल्यूट, जिसे हम साल्ट कहते हैं, वो लो मिकदार होती है। यानी कि जब पानी की मिकदार ज्यादा हो और सल्यूट की मिकदार कम हो तो हम इसे कहते हैं डेल्यूट सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं?
डाइल्यूट पतला सोल्यूशन जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, पानी के मालिक्यूल ज़्यादा और साल्ट के मालिक्यूल कम है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। बहुत सारे जानवर इस इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, इस इन्वायरमेंट में रहकर वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, चेंजेस लाकर वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे। अब दूसरी बात ये कुछ ऐसा माहौल होता है जैसे कि इसमें वाटर जो होता है वो मिनिमम होता है, उसकी मिकदार मिनिमम होती है और सल्यूट की मिकदार जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन। जिस तरह मेराइन इन्वायरमेंट है उसमें साल्ट ज़्यादा है, वाटर की मिकदार कम है। फ्रेश वाटर में वाटर की मिकदार ज़्यादा है और साल्ट की कम है। तो इस माहौल में और इस माहौल में दोनों में फ़र्क है। इस माहौल में जो जानवर रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, इस माहौल में जो रिक्वायरमेंट है वो जानवर रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो बताने का मकसद ये है कि ऑस्मो रेगुलेशन वाटर को और सल्यूट को क्या करता है? बेसिकली मेंटेन करता है आयन की कंसंट्रेशन को, जैसे कि सोडियम है, जैसे कि पोटाशियम है, मिसाल के तौर पर इनकी कंसंट्रेशन को क्या करता है? वो मेंटेन करता है। तो कंट्रोल सेंटर जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये सिस्टम कभी भी प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी के अंदर एक टॉलरेबल रेंज है, एक नैरो रेंज है जो कि कंट्रोल सेंटर को एक्टिवेट करती है ताकि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार रख सके। दूसरी बात है थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन क्या है? थर्मो टेम्परेचर को कहते हैं, रेगुलेशन बरकरार रखने को कहते हैं, टेम्परेचर को बरकरार रखना। द मेंटेनेंस या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, काबिले बर्दाश्त हद तक, इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। यानी कि अंदरूनी टेम्परेचर को एक काबिले बर्दाश्त हद तक बरकरार रखने का नाम थर्मो रेगुलेशन है। और ये तब होगी जब एक टॉलरेबल रेंज होगी। टॉलरेबल रेंज क्या है? ह्यूमंस की 36 सेल्सियस से लेकर 38, ये एक टॉलरेबल रेंज है। इस रेंज में रहकर वो मैक्सिमम अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। अगर टेम्परेचर 38 होगा तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा होने जा रहा है। अगर टेम्परेचर 37 36 मिनिमम होता जाएगा इसका मतलब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम होगा तो कंट्रोल सेंटर नैरो रेंज तक 36 तक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो जो अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है बॉडी के अंदर वो 37 से मूव कर कहाँ चली जाएंगी? वो मूव करके 38 पर जाएंगी। 38 पर जाने का मतलब यही है, फ्लक्चुएशन हो गई है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन हुई है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब आपको कोई ना कोई अडॉप्टेशन करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब बहुत सारी चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हम मसालेदार चीज़ें खाते हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ऐसे कई चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अब इनमें कुछ ऐसे वेस्ट भी होते हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब बॉडी ने इसको भी एलिमिनेट करना है। यानी कि जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में टॉक्सिक लेवल बढ़ने लग जाता है। जब टॉक्सिक लेवल बढ़ता है तो वो कंट्रोल सेंटर को एक्टिवेट करता है। कंट्रोल सेंटर क्या काम करता है? वो बेसिकली इन टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्सक्रीट करता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पेशाब की शक्ल में भी रिलीज कर देता है। जैसे कि द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट वेस्ट मेटाबोलाइट्स, बॉडी के अंदर जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स है जैसे कि अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको बॉडी से एलिमिनेट करना है। जैसे कि यूरिया बहुत ही टॉक्सिक है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, मिसाल के तौर पर ये सब क्या है? ये वेस्ट मेटाबोलाइट जिन्हें हम नाइट्रोजनियस वेस्ट कहते हैं। तो बेसिकली इनको एलिमिनेट करना बॉडी से, क्योंकि ये टॉक्सिक हैं, ये बॉडी के अंदर चेंज ला सकते हैं। दीज आर टॉक्सिक। टॉक्सिक से क्या होगा? फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए इन्हें बॉडी से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए भी एक कंट्रोल सेंटर है। जब इन टॉक्सिक मटेरियल का लेवल बॉडी में हाई होता जाएगा तो कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट होगा और वो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा ताकि एक्सक्रीशन के जरिए बॉडी से इन
एलिमेंट्स को, टॉक्सिक मटेरियल को एलिमिनेट किया जाए, बाहर निकाला जाए। तो ये हमारा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में क्या फर्क है। तो अब हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया है मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस को ऑर्गेनिज्म लेवल तक। अब हम इसको डिस्कस करने लगे हैं मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस को एट सेल लेवल तक। स्टूडेंट ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि एक हमने पढ़ा कि बैरूनी माहौल, एक अब हम सेल लेवल तक पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि सेल जिंदगी बनाता है। अब सेल लेवल तक क्या है? एट सेल लेवल कंट्रोल सिस्टम एट सेल लेवल कीप्स द फ्लक्चुएशन। देखें, कोई भी चेंजेस आएगी तो कंट्रोल सिस्टम उस चेंजेस के तहत काम करेगा। अब वो माहौल इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ये एक बॉडी है, उसके अंदर एक सेल है। ये बॉडी के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज ज्यादा आएगी, फ्लक्चुएशन ज्यादा आएगी। उसके बाद जो बॉडी के अंदर सेल के इर्द गिर्द माहौल है उसके अंदर चेंजेस कम आएंगी, उसके अंदर फ्लक्चुएशन कम आएगी, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कहते हैं। लेकिन जो सेल के अंदर है इसे हम इंट्रा सेलुलर कह रहे हैं। इंट्रा कहते हैं सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, उसके अंदर बेसिकली जो चेंज आएगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो अब हमने इसको समझना है ये बेसिकली क्या चीज है। सेल लेवल तक कंट्रोल सिस्टम एट सेल लेवल कीप द फ्लक्चुएशन। कंट्रोल सिस्टम सेल लेवल तक भी रखता है फ्लक्चुएशन, कमी पेशी जो ज्यादा हो रही है, कम ज्यादा हो रहा है इन इंट्रासेलुलर सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इंट्रासेलुलर क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ये एक सेल है जिसे हम, इसके अंदर ये सारा इसका मटेरियल है सेल के अंदर। जैसे कि आपको पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलिज हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन है जो इसकी बाउंड्री है। अब जो इसके इर्द गिर्द माहौल है सारा सेल के इर्द गिर्द, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, वो एक्स्ट्रा, और सेल के अंदर जो माहौल है वो है इंट्रासेलुलर। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर में इन्वायरमेंट में चेंज आएगा उसके मुताबिक यहां पर एक कंट्रोल सिस्टम लगा होगा, वो इंट्रासेलुलर को मेंटेन करवाएगा। बाहर वाला माहौल नहीं, बॉडी से बाहर नहीं, बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं कि सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कह रहे हैं, और सेल के अंदर वाले मटेरियल को हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली इंट्रासेलुलर कह रहे हैं। तो जो चेंज एक्स्ट्रा सेलुलर में आएगी वो कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करेगी ताकि इंट्रासेलुलर में जो चेंज आ रहा है उसको मेंटेन किया जाए, ताकि सेल के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कंट्रोल सिस्टम एट सेल लेवल कीप्स द फ्लक्चुएशन इन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट इन नैरो रेंज, एक नैरो रेंज में रखता है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर नैरो विद इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट एज composed to या compared to extracellular environment. This mechanism keep the three components like water, solute, hormone in a cell in a required limit. इस तरह यही मैकेनिज्म जो उन फ्लक्चुएशन के तहत जो एक्स्ट्रा सेल एनवायरनमेंट में आई है कंट्रोल सेंटर को एक्टिवेट करता है ताकि इंट्रा में चेंजेस ना आए, इंट्रा में अगर चेंज भी आ रहा है तो उसको मेंटेन किया जाए ताकि सेल डैमेज ना हो। तो ये कंपोनेंट्स हैं, इनको बरकरार रखना बहुत जरूरी है, वाटर को, सल्यूट को, हार्मोन्स को। लेकिन अगर इनके अंदर चेंज आ जाता है तो ये ड्रास्टिक होगा, ये खतरनाक होगा, ये सेल के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए सेल रखता है इन कंपोनेंट्स को एक रिक्वायर्ड लिमिट तक, एक खास मिकदार तक, ना उस मिकदार से कम होने देता है ना उस मिकदार से ज्यादा होने देता है। अगर
कोई प्रॉब्लम होती भी है एक्स्ट्रा सेल एनवायरनमेंट में तो फौरन इंट्रा सेल एनवायरनमेंट में वो प्रॉब्लम एक्टिवेट कर दी जाती है और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर फिर उसको मैनेज किया जाता है। तो बेसिकली हम एट सेल लेवल में दो एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने पहले भी आपको इंफॉर्मेशन दी थी, पहले भी समझाया था। अब एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है अराउंड टिश्यू, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये टिश्यूज हैं और इनके इर्द गिर्द ये जो फ्लूइड है इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इनकी स्पेसिस के दरमियान ये टिश्यूज हैं और उनके इर्द गिर्द जो आपको फ्लूइड नजर आ रहा है ये बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टिश्यू इज नोन एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इन टिश्यूज का जो होम्योस्टेसिस है उसके ऊपर जो असर होगा वो इस फ्लूइड की वजह से होगा जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है। क्योंकि अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसलिए हम इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल इन्वायरमेंट। तो इंटरस्टिशियल इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट होगा वो टिश्यू के ऊपर इफेक्ट होगा और टिश्यू से मैनेज करेगी अकॉर्डिंग टू इंटरस्टिशियल इन्वायरमेंट पर। दूसरी बात है वेस्क्यूलर इन्वायरमेंट। अब वेस्क्यूलर इन्वायरमेंट क्यों कह रहे हैं? अराउंड सेल बट विद इन द वेसल्स। मिसाल के तौर पर ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको कि ये एक वेसल्स हैं, ये खून की नालियां हैं जिसके जरिए जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये ब्लड सेल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब ये ब्लड वेसल्स हैं, ये सेल्स हैं और ये इनके इर्द गिर्द ये इन्वायरमेंट है। क्योंकि ये सेल जो है एक वेसल्स के अंदर बंद है इसलिए हम ऐसे कहते हैं वेस्क्यूलर इन्वायरमेंट। जो इस एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगी वो इस सेल के अंदर चेंजेस लाएंगी और सेल इस चेंजेस को क्या करेगा? मेंटेन करेगा अकॉर्डिंगली, जो कि होम्योस्टेसिस कहलाती है। तो सबसे ज्यादा चेंज स्टूडेंट किसके अंदर आता है? वो सेल के अंदर आता है। सेल अपने आप को मैनेज करता है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल नहीं कहा मैंने, एक्स्ट्रा सेलुलर कहा है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाले माहौल को एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं और बॉडी से बाहर वाले इन्वायरमेंट को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी एक डायग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे बुक में डिस्कस की गई है। अब ये एक डायग्राम डिस्कस की गई है जिसके अंदर आपको एक बॉडी दिखाई गई है और सेल दिखाया गया है। देखें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दिखाया गया है, इसमें फ्लक्चुएशन वाइड रेंज। देखिए, जितनी ज्यादा रेंज वाइड होगी तो उतनी फ्लक्चुएशन भी ज्यादा आएंगी, इसलिए रेंज को नैरो रखना, जैसे कि हमने बताया है। जैसे हमने टेम्परेचर की रेंज को कितना रखा? 36 से 38। तो ये नैरो रेंज है, तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन क्या आएंगी? कम आएंगी। तो जितनी ज्यादा वाइड रेंज होती जाएगी उतनी फ्लक्चुएशन ज्यादा आएगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक कंडीशंस होती है। आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, टेम्परेचर बहुत कम भी हो सकता है, पानी बहुत ज्यादा भी हो सकता है, पानी बहुत कम भी हो सकता है। तो इन फ्लक्चुएशन की वजह से असरात बॉडी के ऊपर जो होंगे वो कंट्रोल सेंटर मेंटेन करेगा। कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है हर चीज को मेंटेन करने के लिए। और जहां तक सेल की बात है तो सेल को अगर जिक्र किया जाए तो ये सेल्स के इर्द गिर्द वाला माहौल जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है और जो सेल के अंदर है वो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। सेल ने अपने आप को मैनेज करना है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के बेस पर। तो इस तरह यहां भी एक कंट्रोल सेंटर लगा हुआ है या कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है सेल के ऊपर भी, ताकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है वो एक्टिवेट कर जाए कंट्रोल सिस्टम को, जिसकी वजह से चेंजेस जो फ्लक्चुएशन इंट्रासेलुलर में आ रही हैं वो ज्यादा उसके अफेक्ट ना कर पा रहे और उसके मुताबिक जो है वो सेल उसको मैनेज करे। और तीन चीजें जो है जो इनको लिमिट रेंज में रखा जाता है, जो कि आपको मैंने बताया, एक वाटर है, एक सल्यूट है और एक हार्मोन्स है। तो बेसिकली जो सेल्स होता है उसकी कोशिश यही होती है कि वो इन तीन चीजों को क्या करे, मेंटेन करे। तो बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म इंटरनल इन्वायरमेंट है और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ये सेल है, ये सेल के अंदर है इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है, ये सेल के बाहर है जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। तो हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ये
सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद एक्स्ट्रा सेल एनवायरनमेंट है। जो भी चेंज आएगा वो पहले एक्स्ट्रा में आएगा, एक्स्ट्रा सेल एनवायरनमेंट जो है वो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज पैदा करेगा, जो रेंज को बरकरार रखने के लिए इंट्रा सेलुलर में अडॉप्टेशंस करेगा। तो इसको हमने क्या कहना है, इसको हमने डिस्कस करना है सेल लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल, जैसे हमने अभी इसको तफसील के साथ डिस्कस किया। तो ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहे बना भी सकते हैं। ये हम अभी इंट्रोडक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो सेकंड लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैकेनिज्म मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस में ऑर्गेनिज्म लेवल तक, जिसके अंदर हमने प्रोसेस पढ़े हैं कि मेंटेन किए जाते हैं सल्यूट को और वाटर को ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए, टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन के जरिए, खुराक को जो हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर टॉक्सिक लेवल हाई हो जाए तो वो भी एक कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए टॉक्सिक सब्सटेंस को हम बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद हमने सेल लेवल पढ़ा। सेल लेवल के अंदर हमने दो चीज़ों को पढ़ा, एक सेल लेवल इंटरस्टिशियल लेवल है और एक इन्वायरमेंट है और एक वेस्कुलर इन्वायरमेंट। इसके अंदर हमने डिस्कस किया तमाम चीज़ों को। ये हमारा जो है मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस है।